Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस सेक्टर की टॉप 4 अपडेट्स को। और आज के अपने इस अपडेट में हम शुरुआत करेंगे घातक यूसीएवी को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, रिपोर्ट्स पे ये बताया जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको हम सीसीएस के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा 2024 के मध्य तक जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम है, जिसको हम यूसीएवी प्रोग्राम या घातक प्रोग्राम कहते हैं, इसको अप्रूवल दे दिया जाएगा। और माना जा रहा है कि ये डिसीजन जो स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड है, जिसको हम स्विफ्ट के नाम से जानते हैं, उसके टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनके आधार पे होगा। माना जा रहा है कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो कि स्विफ्ट है, वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसी के चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 के मध्य तक जो अप्रूवल है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा दे दिया जाएगा। लास्ट ईयर स्विफ्ट के द्वारा जो पहली फ्लाइट है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया था और ये हुआ था एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा कर्नाटका में, जहां पर जो ऑब्जेक्टिव थे वो भी पूरे कर लिए गए थे। इस दौरान अपने टेस्ट के इसने टेक ऑफ किया था और इसमें जो वे पॉइंट नेविगेशन है, स्मूथ टच डाउन है और भी कई चीज़ें हैं जो वहाँ पर वैलिडेट करी गई थी और जो ऑटोनोमस मोड में इसके ऑपरेशन थे वो भी आयोजित किए गए थे। अब अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम एडीई के नाम से जानते हैं, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, वो इस समय इस प्रोग्राम को लीड कर रही है और उन्हीं के कंधों पर अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल को डिज़ाइन और डेवलप करने की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये यूसीएवी रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी के साथ में आएगा। इसके अलावा ये टैक्टिकल एक्शन भी ले सकता है, जिसमें ये मिसाइल और बॉम्ब्स को डिप्लॉय भी कर सकेगा। इसको पावर करने के लिए एक सिंगल ड्राई कावेरी इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बिना आफ्टर बर्नर के होगा और ये 46 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। माना जा रहा है कि कावेरी इंजन को क्लियरेंस भी 2025 तक मिल जाएगी। उसके बाद ये इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरीके से योग्य होगा। ऑर्डर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने अभी कोई भी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है, लेकिन माना जा रहा है कि तकरीबन 100 की संख्या में ये जो यूसीएवीज़ हैं ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑर्डर करी जाएंगी। वहीं इंडियन नेवी भी इसको पूरी तरीके से समर्थन दे रही है, क्योंकि इंडियन नेवी भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डेक बेस्ड अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल की तलाश में है और घातक उनकी इस तलाश को पूरा कर सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के आ रही है। एक तरफ जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 2 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और टेरबिया प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ रही है, तो अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि वर्ष 2035 से 40 के बीच में ये जो एयरक्राफ्ट है, इन सब को मेजर इंजन अपग्रेड दिया जाएगा और जो तेजस मार्क 2 है, इसके लिए तकरीबन 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि इसको पावर करने के लिए सफिशिएंट होगा। फिलहाल तो इस समय यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से जो फाइनल क्लियरेंस है उसका इंतज़ार है। जैसे वो क्लियरेंस मिल जाता है तो जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो शुरू किया जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। लेकिन इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि ये मानती है कि आने वाले समय में जब अपग्रेड्स तेजस मार्क 2 को मिलेंगे और उसमें जो हाई एंड सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाएंगे, हाई एंड उसमें टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करी जाएंगी, तो जो पावर रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा होगी और मौजूदा 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन से उसको पूरा कर पाना मुश्किल होगा। जिसका मतलब ये है कि आने वाले समय में तेजस को तकरीबन 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन से इक्विप किया जाएगा। सिर्फ तेजस ही नहीं बल्कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और दूसरे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको भी जो मेजर अपग्रेड है वो देखने को हमें मिल सकता है। गौर करने वाली बात एक ये है कि अगर हम बात करें इस समय इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की, तो दोनों के जो फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसमें F414 का ही इस्तेमाल किया जाना है, लेकिन ये दोनों इंजन सफिशिएंट पावर इन एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आने वाले समय में डिलीवर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये बड़ा कदम उठाया जाएगा। वहीं बात करें अगर हम एमका प्रोग्राम की, तो एमका प्रोग्राम के लिए 110 से लेकर के 120 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन विकसित किया जाना है, जो कि मार्क 2 वेरिएंट में इस्तेमाल होगा। और एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे हैं कि 2035 के बाद से मार्क 2 के लिए जो इंजन विकसित किए जाएंगे, बेसिकली ये वही इंजन होंगे जिनका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 के अपग्रेड प्रोग्राम में भी हमें होता दिखाई पड़ेगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में स्वदेशी इंजन जो भारत में बनाए जाएंगे, जो कि 2035 तक प्रोडक्शन में आएंगे, तो उन्हीं का इस्तेमाल इस अपग्रेड प्रोग्राम में हमें होता दिखाई पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLACM को लेकर के। दोस्तों, हम सब अच्छे से जानते हैं कि इसी वर्ष की शुरुआत में भारत को एक बहुत बड़ा सफलता प्राप्त हुई थी, जब भारत के द्वारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का एक सफल टेस्ट किया गया था, जो कि स्वदेश निर्मित या यूं कह लें डोमेस्टिकली बनाए गए स्मॉल टर्बोफैन इंजन, जिसको हम मानिक के नाम से जानते हैं, उससे पावर्ड थी। ITCM प्रोग्राम की बात करें
तो इसको लेकर के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी ज़्यादा खुश है। खासकर उसमें जो मानिक इंजन की परफॉर्मेंस निकल के सामने आई है उसको लेकर के वो काफ़ी खुश हैं। दरअसल ये बाईपास इंजन 400 kg थ्रस्ट क्लास का है और आने वाले समय में इसी का इस्तेमाल लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल में किया जाएगा, जिसको हम LRLACM के नाम से जानेंगे। LRLACM 2 स्टेज मिसाइल होने वाली है, जिसमें सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा और इसको एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी के द्वारा बनाया जाएगा। सोर्सेस की बात माने तो अभी 2 एडिशनल टेस्ट प्लान किए जा रहे हैं, जिससे कि इस मिसाइल की परफॉर्मेंस को, या यूँ कह लें इसमें इस्तेमाल होने वाले जो इंजन हैं STFE, इनकी परफॉर्मेंस को सक्सेसफुली इवेलुएट किया जाए और उसके आधार पर जो निर्णय हैं आगे वो लिए जाएंगे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट इस समय जो इंडिजिनस कंटेंट लेवल है LRLACM में उसको 95% तक लाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए जो प्रोग्राम है वो पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं मिसाइल के और उनको टेस्ट भी किया जा चुका है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जिस पे काम चालू है। LRLACM की बात करें तो ये हमारे जो इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स है, जिसको हम IRF के नाम से जानेंगे, उसका एक अहम हिस्सा होंगे और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस समय प्राइवेट सेक्टर को भी इंगेज करने के बारे में विचार कर रही है, ताकि जो प्रोडक्शन है सबसोनिक क्रूज मिसाइल का उसको फास्ट किया जाए, जो कि ऑलरेडी डिले को फेस कर रही है और उसमें जो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। प्राइवेट सेक्टर, खासकर अगर हम बात करें गोदरेज की, तो ऑलरेडी वो इसमें इन्वॉल्व हैं और दूसरी जो कंपनियां हैं उनके साथ भी बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि तकरीबन ऑर्डर्स की बात करें तो 1000 से ज़्यादा जो यूनिट्स हैं वो आने वाले निकट भविष्य में प्रोक्योर करी जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर कितना बड़ा है और इसके लिए क्यों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश किया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत के रक्षा मंत्रालय को लेकर के आ रही है। भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा इंडियन स्पेशल फोर्सेस के लिए जनरल पर्पस मशीन गन्स की खरीद की बात कही गई है और इनका इस्तेमाल स्पेशल फोर्सेस यूनिट के द्वारा किया जाएगा और बाकायदा इसके लिए जो पोटेंशियल वेंडर्स हैं और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको रिक्वेस्ट भेजी गई है कि वो अपने प्रोडक्ट जो कि वो ऑफर कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन प्रदान करें और इसके लिए इंडियन आर्मी ने अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी सामने रखी हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, शुरुआत करते हैं हम कैलिबर से। इन जनरल पर्पस मशीन गन में जो कैलिबर होना चाहिए बुलेट का वो 7.62 × 55 mm का 51 mm का होना चाहिए। वहीं जो इनकी मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज होनी चाहिए वो 1000 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर हम रेट ऑफ फायर की बात करें तो बर्स्ट में 120 राउंड्स पर मिनट और साइक्लिक में 800 राउंड पर मिनट का होना चाहिए। इसके साथ एक स्पेयर बैरल भी मिलनी चाहिए ताकि कंडीशन के हिसाब से उसको तुरंत चेंज किया जा सके। जो बैरल लाइफ है वो तकरीबन 20,000 राउंड तक सस्टेन करनी चाहिए। इसमें फ्लैश हाइडर भी होना चाहिए जो कि फ्लैश को हाइड कर सके। अगर हम वेट की बात करें तो बाईपॉड के साथ इस मशीन गन का वेट 10 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं अगर हम ओवरऑल लेंथ की बात करें तो बट को एक्सटेंड करने के बाद इनकी जो लेंथ है वो 1.2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें ड्रम फेड या फिर बेल्टेड एमुनेशन का इस्तेमाल हो सके, ऐसी ये मशीन गन होनी चाहिए। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इसमें रिट्रैक्टेबल या फोल्डिंग बट का इस्तेमाल होना ज़रूरी है और माउंट की बात करें तो इसमें जो माउंट्स हैं वो भी ज़रूरी हैं, जिसमें बाईपॉड और ट्राईपॉड दोनों प्रकार के जो माउंट्स हैं वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट में रखे गए हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि भारतीय सेना के द्वारा रखी गई हैं और इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहती है कि जल्द से जल्द जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं जो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को या रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अपना जो प्रपोजल है वो सबमिट करें ताकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो निर्णय है वो ले सके। हालांकि नंबर्स को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है कि कितनी संख्या में ये गन्स खरीदी जाएंगी, लेकिन माना जा रहा है कि जो ऑर्डर होंगे वो बड़े होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।